हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बातें की थी और हमने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे। हमने रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा। रस्सी जो टेंशन फोर्स लगाती है ब्लॉक पर, हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम सीखा। और इम्पॉर्टेंट लाइन आपको ये याद रखनी है कि रस्सी का वो छोटा सा टुकड़ा जो ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में होता है उसे हम ब्लॉक का हिस्सा मानते हैं। फिर हमने पुली का फ्री बॉडी डायग्राम सीखा। उसमें जो रस्सी पुली के कांटेक्ट में होती है उसे हम पुली का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने नॉर्मल वाले, इससे पहले हमने नॉर्मल वाले एफवीडी सीखे थे। मैं एक दो एफवीडी और आपको बताता हूँ, फिर हम आगे गाड़ी कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ये ब्लॉक रखा है, एक बड़ा ब्लॉक रखा है और इसके साइड में एक दूसरा ब्लॉक और रखा है, और यहां से हमने एक फोर्स लगाया F। ये हमने एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया। आप बोलेंगे ये एक्सटर्नल एजेंट सर कैसे फोर्स लगाएगा, तो देखिए उसका मैं तरीका बताता हूं। एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया, मान लो उसने इस तरह से फोर्स लगाया, जैसे ये आदमी है और ये मान लीजिए इस आदमी का एक ये पैर है और इस आदमी का मान लो एक पैर ये है, और आदमी ने अपने पैर से इस पर फोर्स लगाया। किस पे? इस ब्लॉक पे। तो जब आदमी इस ब्लॉक पे अपने पैर से फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक आगे चलना चाहेगा। और देखिए अभी के जितने भी डिस्कशन हम करेंगे उसमें हमारी सरफेस स्मूथ होगी, सरफेस हमारी रफ नहीं होगी। सर इस पूरे चैप्टर में हमारी सारी सरफेसेज स्मूथ होंगी, रफ नहीं होंगी। और अगर रफ सरफेसेज नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं की जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की बात सिर्फ तभी की जाएगी जब सरफेसेज रफ होंगी। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान मैं सरफेस को स्मूथ रखूंगा, क्योंकि अगला चैप्टर हम फ्रिक्शन के लिए अलग से पढ़ेंगे जिसमें सरफेसेज रफ होंगी, वहां पे हम फ्रिक्शन फोर्स को डील करना सीखेंगे, लेकिन वो अगले चैप्टर में। पहले सारा काम बिना फ्रिक्शन के किया जाएगा। अब कहानी ये है कि हम मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास है m1 और इस ब्लॉक का मास है m2, और इस आदमी ने इस पर पैर से फोर्स लगाया और हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2। तो देखिए m1 और m2 दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ब्लॉक m1 की अगर हम बात करें तो ब्लॉक m1 पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, और कितना फोर्स लगेगा? m1g। इस ब्लॉक m1 पे एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स लगा रहा है, आदमी का पैर एक फोर्स लगा रहा है, और वो पैर नॉर्मल फोर्स होगा क्योंकि आदमी के पैर और ब्लॉक की सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। तो आदमी के पैर का सरफेस और ब्लॉक का सरफेस दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहां से आप इसे कैपिटल F लिखना चाहें कैपिटल F लिख दें, आप इसे N1 लिखना चाहें N1 लिख दें, जो आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं N1 इसको लिख देता हूं। दिस इज द force applied by the foot, applied by the shoe of the man। ठीक, अब इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉक है m1, इसका धरती के साथ भी कांटेक्ट है। इस m1 ब्लॉक का धरती की सरफेस के साथ भी कांटेक्ट है। तो धरती की सरफेस और इस ब्लॉक की ये बॉटम सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और सरफेस को दबाते हुए लगता है। ये देखो नॉर्मल इस सरफेस को दबा रहा है, ऐसा ही नॉर्मल यहां से आप बनाइए, और इसकी वैल्यू हम नहीं जानते तो हम मान लेंगे n2। और ये नॉर्मल देखो नीचे से लग रहा है, सरफेस को दबा रहा है। अगर हम यहां वाले नॉर्मल की बात करें इन दोनों के बीच में, तो ये m2 वाला जो है ये m1 की सरफेस को दबाएगा। तो m2 वाला जो ब्लॉक है इस m1 की जो सरफेस है इसको दबाएगा, क्योंकि यहां भी दोनों में कांटेक्ट है, यहां भी दोनों के बीच में नॉर्मल लगेगा, और मैं मान लेता हूं वो नॉर्मल है n3। एक बार मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये फोर्स किसने लगाए। ये m1g अर्थ ने लगाया, अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, और इसका कॉज क्या था? इस ब्लॉक का मास। इसका धरती के साथ कांटेक्ट इस mg का कारण नहीं है, mg का कारण है इस ब्लॉक का मास। इस n2 का कारण क्या है? ये n2 अर्थ ने लगाया है, लेकिन क्यों लगाया है? क्योंकि इस ब्लॉक का अर्थ के साथ कांटेक्ट है। तो इस n2 का कॉज क्या है? कांटेक्ट। इस m1g का कॉज क्या है? इसका मास। ये n1 किसने लगाया? आदमी के पैर ने लगाया, आदमी के शू ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आदमी के शू के साथ इस ब्लॉक की सरफेस का कांटेक्ट था, और जहां भी कांटेक्ट होता है वहां नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है।
यहां की बात करें, ये M3 किसने लगाया, ये M2 वाले ब्लॉक ने लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि उस ब्लॉक के साथ इस ब्लॉक का कांटेक्ट था, और जहां भी कांटेक्ट होता है वहां नॉर्मल फोर्स लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका कॉज क्या था, क्यों लगाए, क्योंकि कांटेक्ट था इसका M2 के साथ। अब आते हैं M2 के FVD पे। M2 के FVD की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज M2, तो M2 पे एक लगेगा Mg। कौन लगाएगी, अर्थ लगाएगी। क्यों लगाएगी, क्योंकि M2 के इस ब्लॉक के पास एक मास है। अगर इस ब्लॉक के पास मास नहीं होता तो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाती, बट इसका मास है, इस कारण इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, अर्थ लगाएगी। और कितना लगाएगी, इसका मास इंटू जी, वो होगा M2 इंटू जी। इस ब्लॉक का धरती के साथ कांटेक्ट है, इस ब्लॉक की बॉटम सरफेस का धरती के साथ कांटेक्ट है, इसलिए धरती का सरफेस इस ब्लॉक के बॉटम सरफेस पर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, और वो फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस वाले ब्लॉक पे बॉटम से अपवर्ड सरफेस को दबाते हुए नॉर्मल लगेगा। कितना लगेगा मैं नहीं जानता, कि वो N1 के बराबर है, N2 N3 मैं नहीं जानता, तो मैं इसको एक अनदर नाम दूंगा, लेट्स से N4, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो किसके बराबर है, इसलिए मैंने उसका एक अनदर नाम दिया N4। अब यहां की बात करते हैं, M2 और M1 का इस सरफेस पे कांटेक्ट था। M1 की सरफेस M2 की सरफेस आपस में कांटेक्ट में थी, इस कारण M2 की सरफेस ने M1 की सरफेस पर नॉर्मल लगाया, और M1 की सरफेस M2 के सरफेस पर भी नॉर्मल लगाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये इस पर लगाता है तो ये इस पर लगाता है। तो अगर M2 ने M1 पर लगाया, दैट इज N3, तो M1 भी M2 पे लगाएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका अपोजिट ही होगा, और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा N3। लिख लो बेटा, ठीक। और FVD आपको बनाना दिखाता हूं, एक दो FVD और हैं, सुनिएगा। जैसे बेटा मान लो ये आपका, ये मान लो बेटा एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर, this is a sphere, this is a sphere, और इस स्फीयर के ऊपर एक रॉड रखी गई है। ये मेरा स्फीयर है, इसका अपना मास है लेट्स से M1, और इस स्फीयर के ऊपर भी एक रॉड रखी गई है इस तरह से। तो आप ऐसे समझो ना, जैसे एक मान लो घर में टमाटर पड़ा है, टमाटर के ऊपर ऐसे ककड़ी रख दो, ठीक। तो ये एक रॉड है, ये सरफेस इस टमाटर पे रखी गई है, और ये रॉड है, और रॉड का शेप है रेक्टेंगुलर। रॉड का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। और हमें मासेस दिए गए हैं, इसका मास है M1 और इसका मास है M2, और हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर एंड रॉड एंड दैट एंगल इज गिवन, दैट इज थीटा। क्योंकि हमें एंगल ढूंढने का भी आदत अभी से डालना चाहिए, क्योंकि आगे हमें एंगल ढूंढने से बहुत बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। मतलब एंगल ढूंढना तो एक जीवन का हिस्सा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक बार आप लोग कोशिश करें, जहां भी कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और वो सरफेस को दबाते हुए लगता है, ठीक। तो ये मेरा जो M1 वाला स्फीयर है, इस पर नॉर्मल लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और सरफेस को दबाते हुए लगेगा। तो मुझे बताइए इस M1 स्फीयर पे जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, क्योंकि स्फीयर पे डाला गया परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास करता है। तो यहां से स्फीयर और रॉड दोनों के बीच में कांटेक्ट है, जिस कारण इस कांटेक्ट होने के कारण, अगर कांटेक्ट नहीं होता तो नॉर्मल नहीं लगता, मतलब नॉर्मल लगने का कॉज क्या है, दैट कांटेक्ट। तो ये कांटेक्ट होने के कारण M1 पर नॉर्मल M2 लगाएगा और M2 पे नॉर्मल M1 लगाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो आपको मैंने बोला था कि ऐसे हमें डॉट डॉट लाइन बना लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी एंगल ढूंढने की बात आएगी ऐसी लाइन रहेंगी तो अच्छा रहेगा। और एक मैंने स्टैंडर्ड बोला था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको हमेशा बनानी है, तो उनको आप हमेशा बना लें, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आपको हमेशा बनानी ही है। इसके अलावा वो डायरेक्शन में भी डॉटेड लाइन बना लेनी चाहिए जिस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। तो पहले ऐसा करते हैं, इस स्फीयर का FVD बना लेते हैं, ठीक। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले स्फीयर।
तो स्फीयर पे जो बॉटम से नॉर्मल लगेगा, ये बॉटम लगाएगा, ये अर्थ का सरफेस लगाएगा। इस नॉर्मल को कौन लगाएगा? अर्थ का सरफेस लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि अर्थ के सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट है। एंड लेट्स से दिस इज n1। एक नॉर्मल यहां से लगेगा, कौन लगाएगा? m2 का सरफेस लगाएगा। m2 कौन है? दैट रॉड, रॉड का सरफेस लगाएगा। किस पर लगाएगा? स्फीयर पे लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि स्फीयर का रॉड के साथ कांटेक्ट है। और यहां से एक नॉर्मल लगेगा इस तरह से, n2। और इस स्फीयर पे एक mg लगेगा, और mg किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो इस स्फीयर पे नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। इसका मास m1 है तो उसको हमें m1g लिखना चाहिए, तो ओके m1g। ठीक, अब बात करते हैं रॉड की। तो रॉड के लिए मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूं। ओके, रॉड के लिए ब्लैक यूज कर लेते हैं, चलेगा? ठीक, तो पहले रॉड का इस n2 का काम निपटा लेते हैं। तो इस रॉड ने स्फीयर पर n2 लगाया था, जिस कारण ये स्फीयर इस रॉड पर n2 लगाएगा। तो इस रॉड पर स्फीयर ने लगाया n2, और वो इस रॉड की सरफेस को दबाते हुए लगेगा। तो जैसे ये मेरी रॉड है, ये मेरी रॉड है, इसकी सरफेस को दबाते हुए इधर से ऐसे ऐसे आप इमेजिन करिए दिमाग में, इसकी सरफेस को दबाना है तो ऐसे दबाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि स्फीयर के इधर है, इस साइड में ये सरफेस को ऐसे दबाएगा। तो ये कौन लगेगा? ये n2 लगेगा। और ये n2 लगाया किसने? ये इस स्फीयर ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि रॉड का स्फीयर के साथ कांटेक्ट है। इसके बाद mg, जिसको लगना ही लगना है। दिस इज ए वर्टिकल लाइन, और एक लगेगा m2 इंटू जी। ठीक, और वहां से लगेगा एक नॉर्मल। अब एक लगेगा यहां बॉटम सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपकी जो रॉड है और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके बीच में हमें नॉर्मल निकालना है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी जब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे किसी ऑब्जेक्ट का एक शार्प कॉर्नर दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगा। जैसे हमारी ये रॉड है, इस रॉड का जो शार्प कॉर्नर है, जैसे कि मैं शार्प कॉर्नर की बात करूं, जैसे ये देख लीजिए मार्कर, इस मार्कर का जो ये एज है, ये एक शार्प कॉर्नर है। तो आप जानते हैं कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, यहां पे नॉर्मल डिफाइन नहीं होता, यहां परपेंडिकुलर डिफाइन नहीं होता है। तो फिर हम कैसे पता करेंगे नॉर्मल की डायरेक्शन? तो जो हमारी दूसरी वाली सरफेस है, जिसके ऊपर नॉर्मल डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि हमारी दूसरी सरफेस कौन है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड दैट इज फ्लैट। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस तो हमें मालूम है वो कैसा है? फ्लैट। उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बना लीजिए और उसे ही दोनों का नॉर्मल माना जाएगा। क्योंकि ये शार्प कॉर्नर है, इसलिए रॉड की हेल्प से हम नॉर्मल डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब भी कभी शार्प कॉर्नर कांटेक्ट में होगा, तो शार्प कॉर्नर नॉर्मल नहीं बता पाएगा, लेकिन शार्प कॉर्नर जिसके साथ कांटेक्ट में होगा, वहां से आप नॉर्मल डिसाइड करेंगे, वहां से आप परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, वहां से आप सरफेस का परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। ठीक, तो यहां पे हमारा जो शार्प कॉर्नर जिसके साथ कांटेक्ट में हुआ है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का कैसा सरफेस? हॉरिजॉन्टल, और उसका परपेंडिकुलर तो हम जानते हैं कैसे आएगा, दिस द वर्टिकल लाइन। तो अर्थ नॉर्मल लगाएगी इस रॉड पर, यहां कांटेक्ट होने के कारण। कितना वो नॉर्मल होगा मैं नहीं जानता कि वो n1 के बराबर है, n2 के बराबर, तो इसलिए मैं एक अनदर नॉर्मल की वैल्यू अज्यूम करूंगा। लेट्स से यहां नॉर्मल की जो वैल्यू है दैट इज n3। जिसे क्वाड्रेटिक में रूट नहीं मानते, x1 x2 वो उसके रूट्स हैं, फिर उनकी हम वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से n1 n2 n3, और फिर इनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आगे आने वाले समय में मैं आपसे पूछूंगा, इनकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आगे आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी के लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन है रोटेशन में, ये क्वेश्चन आएगा हमारे सामने जब मैं n1 n2 n3 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। मतलब न्यूटन्स लॉ की हेल्प से n1 n2 n3 अभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन एफईडी बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम रोटेशन पढ़ रहे होंगे तो भी हमें एफईडी की जरूरत पड़ेगी। तो एफईडी आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं इस शार्प कॉर्नर वाला, और उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। गलती हो जाए हो जान दीजिए, नो टेंशन। गलती करके सीख तो जाओगे ना कि ये गलत किया था, तो गलती हो जाए टेंशन नहीं लेना है।
और देखो बेटा, गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे कि एक लाइन है, वो आपने सुनी होगी कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो पहले आप ये कोशिश करें कि उसको ड्रॉ करें और गलती से ना डरें, ठीक है? ओके, तो सुनिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। इसमें भी शार्प कॉर्नर वाली बात पे मुझे जोर डालना है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी ये जो एफवीडी आएगा तो आप इसमें फंसे नहीं। आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से एफवीडी बनेगा। मैं एक रॉड रखने जा रहा हूं, रेक्टेंगुलर शेप की एक रॉड रखने जा रहा हूं, रेक्टेंगुलर शेप की। ओके, दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड। अच्छा, उसमें एंगल हमने ढूंढ रहा। ओके, मैं एंगल ढूंढ देता हूं उसमें। दिस इज द रेक्टेंगुलर रॉड, और इस रेक्टेंगुलर रॉड की हेल्प से, इस रेक्टेंगुलर रॉड का हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, तो फ्री बॉडी डायग्राम, और इस रॉड का मास दिया गया है, लेट्स से दिस मास इज स्मॉल m एंड दैट एंगल इज आल्सो गिवन, दिस इज थीटा। चलिए पहले मैं आपको उस वाले में एंगल कैलकुलेट कर देता हूं। देखो, जो टेढ़े मेढ़े वाले हैं ना, इनका एंगल हमें निकालना है। तो देखो बेटा, ये थीटा है, तो ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, इसका दिक्कत नहीं। इस वाली लाइन का हालचाल देख लेते हैं। तो इस रॉड का मास जो है m2, इस रॉड का जो मास m2, उसको मैं थोड़ा इधर रख देता हूं, क्योंकि मुझे ना इसको यहां लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे एंगल के लिए जरूरत पड़ेगी। अब देखो, यहां पे मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से इस n2 का एंगल चाहिए। मुझे इस n2 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल चाहिए। तो आप यहां पे एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और एक डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाएं। ठीक, तो यहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। मैं अलग कलर यूज करता हूं। तो दिस इज माय डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज माय डॉटेड वर्टिकल लाइन। अब सुनिएगा, अब आपको एंगल ढूंढ के दिखाता हूं। दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो देखिए ये मेरी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और ये मेरा कैसा लाइन है, ये है वर्टिकल, और ये लाइन कैसी है बच्चों, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन कौन है, ये रॉड, दिस इज इंक्लाइन, और ये नॉर्मल कौन है, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल किधर लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल किधर लग रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है ना, दिस इज 90। तो मुझे बताइए, ये हो गया आपका रॉड के परपेंडिकुलर और ये हो गया हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो अगर इन दो लाइन में एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या आएगा बेटा, थीटा। ठीक, बस देखो, ड्राइंग साफ साफ हो। मैं तो आपसे बोलूंगा आप स्केल से ड्राइंग करें कुछ दिन। स्टार्टिंग में जब सीखते वक्त स्केल से ड्राइंग करेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्लियर इमेजेस फिट हो जाएंगी। फिर फ्यूचर में जब भी कभी आप फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में जो डायग्राम फिट हो गए एकदम क्लियर, उनको आप ड्रॉ कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप स्केल यूज करें, कंपास यूज करें, प्रोटेक्टर यूज करें, मतलब जितना ज्योमेट्रिकली डायग्राम करेक्ट होगा स्टार्टिंग में सीखते वक्त, उतना अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। इसका आपको फ्री वर्ड डायग्राम बनाना है, आप ड्रॉ करें। यहां पे दो शार्प कॉर्नर कांटेक्ट में हैं, एक रॉड का शार्प कॉर्नर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, और एक इस सरफेस का शार्प कॉर्नर इस रॉड की फ्लैट सरफेस के साथ। कोशिश करें नॉर्मल बनाने की, और एंगल ढूंढने की भी कोशिश करें, क्योंकि फ्यूचर में हमें एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। तो करिए कोशिश बेटा। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं, यहां वाले की। तो यहां वाला नॉर्मल, अब रॉड का तो शार्प एज है, लेकिन रॉड जिसके साथ कांटेक्ट में है वो है अर्थ, और अर्थ का सरफेस है हॉरिजॉन्टल। तो यहां जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इस रॉड पे जो नॉर्मल लगेगा यहां से वो अपवर्ड लगेगा ऐसे, और कितना लगेगा, मान लेते हैं लेट्स से दिस इज n1। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो यहां पे लगेगा एक नॉर्मल, जो किस किस के बीच में लगेगा, इस शार्प कॉर्नर और रॉड के फ्लैट सरफेस, क्योंकि शार्प कॉर्नर का कांटेक्ट है रॉड की फ्लैट सरफेस के साथ। और यहां जो नॉर्मल लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और सरफेस का परपेंडिकुलर रॉड की हेल्प से ढूंढा जाएगा। सरफेस का परपेंडिकुलर रॉड की हेल्प से ढूंढा जाएगा। तो यहां से जो नॉर्मल लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा, दिस इज n2, और एक लगेगा mg, दैट इज डाउनवर्ड। अब देखिए आपको एंगल ढूंढना है, तो वर्टिकल वर्टिकल तो ठीक है, हमें इस n2 का एंगल ढूंढना है। तो देखिए
जिसका भी एंगल आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कैलकुलेट करना है वहां पर एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइन होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो ड्रॉ करिए। यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइन नहीं है तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देख लो। दिस इज हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन एंड दिस इज वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये होना ही चाहिए। अलग अलग कलर यदि यूज करिएगा तो अच्छे से अलग अलग चीजें दिखेंगी। दिस एंगल इज थीटा, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है वर्टिकल, ये लाइन है कौन, इंक्लाइन, रॉड इज इंक्लाइन और N2 कौन है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज थीटा। तो दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होता है, थीटा। लिखें बेटा, इसको लिख लीजिए, ठीक। और सुनिए, और भी देखिए बहुत सारे फ्री वर्ड डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि अब आप नॉर्मल, टेंशन, इन सब का फ्री वर्ड डायग्राम बनाना सीख गए होंगे। एक फ्री वर्ड डायग्राम मुझे और आपको एक और बनाना है, जिसको हम लोग हिंज फोर्स के नाम से जानते हैं। हिंज फोर्स, एक ये चीज और बड़े ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद हम लोग अब सवालों की तरफ मूव करेंगे, काफी चीजें हम सीख चुके हैं। अब पहली बात तो हिंज फोर्स की बात कब आई, पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूं, ये हिंज कहते किसको हैं। जो पुली होती है, जब पुली को किसी बोल्ट पर लगा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बोल्ट है और ये मान लीजिए पुली है, तो ऐसे पुली इस बोल्ट पर लगी हुई है, तो बोल्ट के बीच में और पुली के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं हिंज फोर्स, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा डायग्राम कहां कहां हो सकता है, तो देखिए मैं आपको, कल भी हमने एक एग्जांपल लिया था, मैं आज फिर लेता हूं उसी को। कल मैंने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक ये ब्लॉक था, और ब्लॉक पे कल का ये क्वेश्चन है, आप क्लास नोट्स पलट के देखिए, और यहां पर एक पुली थी, आपको याद हो तो, और मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि ये वाली जो चीज है ये मेरी रॉड है, ये मेरा रोप नहीं है। कल के क्वेश्चन में ये मैंने बोला था, क्या है, रॉड, क्या नहीं है, रस्सी नहीं है, रोप नहीं है। अब मुझे बताइए, ये रोप नहीं है तो ये जो मेरी रॉड है और ये मेरी जो पुली है, तो यहां पर जो ये लगा होगा इस रॉड में यहां एक बोल्ट लगा होगा। इस रॉड में, जैसे ये मेरी रॉड है, इस रॉड में यहां ऐसे एक बोल्ट लगा होगा, ऐसे बोल्ट, और उस बोल्ट में पुली लगी हुई होगी। तो बोल्ट और पुली के बीच में जो फोर्स लगता है उसको जनरली हम लोग हिंज फोर्स के नाम से कहते हैं, हिंज फोर्स के नाम से उसे बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूं, ये है हमारी पुली, ठीक, और ये इस पुली का अंदर वाला होल है जिसके अंदर से वो बोल्ट जाता है। ये इस पुली के अंदर वाला होल है, ये उस पुली के अंदर वाला होल है जिस होल में होके बोल्ट जाता है। अब जो बोल्ट होता है ना, वो ढीला नहीं होता, बोल्ट एकदम फिट होता है इसके अंदर, पूरे होल के अंदर। जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर मान लीजिए 5 mm, तो बोल्ट का डायमीटर भी है 5 mm, मतलब बोल्ट इसमें एकदम फिट हो जाएगा, कहीं भी लूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो बोल्ट ऐसे लूज हो गया, फिट हो गया, एकदम लूज नहीं है कहीं भी। अब होता क्या है कि जब बोल्ट इसमें एकदम फिट हो जाता है तो हर जगह पे कांटेक्ट हो रखा है, हर जगह से नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। अब किस जगह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये हमें पता नहीं होता, या फिर ऐसा बोला जाए कि नॉर्मल रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से किसी भी कांटेक्ट सरफेस पे लग सकता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन यहां ऐसे लग रहा हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन यहां ना लग के ऐसे लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं होगा। मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी हिंज फोर्स की बात आएगी, आप हमेशा दो नॉर्मल कंपोनेंट अज्यूम करेंगे पुली के ऊपर, एक करेंगे NX और एक कौन लगा देंगे NY। एक कौन अज्यूम करेंगे NX और एक क्या करेंगे NY, और इनको कैलकुलेट करेंगे। और NY अगर सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ गया तो वो उसको किधर माना जाएगा, वो नीचे। मान लो NY आ गया -10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। और मान लो NX की वैल्यू आ गई +5, मतलब ओके, मैंने ये डायरेक्शन में ही माना था इसको, और कैलकुलेट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब मैंने सही माना था, तो इस डायरेक्शन क्या लग रहा है 5, ठीक। तो जब भी कभी हिंज फोर्स की बात आएगी, आप हमेशा पुली का इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। और इसके ऊपर जो रस्सी थी, कल वाली जो रस्सी थी, मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं। कल आपको याद है ऐसे इसके ऊपर से रस्सी जा रही थी, तो यहां से रस्सी का टेंशन T,
और यहां से रस्सी का टेंशन T। तो ये NX और NY है, इसको बोला जाएगा क्या बेटा? हिंज फोर्स। ठीक है, लिख लो। अब चलिए, अब मैं आगे आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। ठीक, अभी हम लोगों का स्प्रिंग फोर्स का पढ़ना थोड़ा बाकी है, लेकिन उसको मैं कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेंगे नॉर्मल टेंशन से और इन सब से रिलेटेड, तब हम उस बात पर लौटेंगे। ठीक, और ये है नॉर्मल फोर्स, क्योंकि बोल्ट का इस पुली की सरफेस के साथ में क्या है? कांटेक्ट है, ये नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना? ओके। चलिए बच्चों, अब देखिए, तो पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं, या फिर मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप लोग के लिए, आप उसमें इसका एकदम मैंने फॉर्मल एकदम अच्छे से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको लिख लें। मैं आपको समझाता हूँ स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, क्योंकि लिखी हुई तो बहुत चीजें हैं बुक्स में, लेकिन वो समझ नहीं आती हैं। तो मेन मुद्दा है मैं उनको समझा पाऊं, मैं उनको आपके दिमाग में डाल पाऊं, उनका एग्जैक्ट मतलब आपको समझ आ पाए। क्योंकि 9th में भी हमने इन लॉ को रटा था, कॉमा टू कॉमा ये लॉ रटे हुए थे हमें, लेकिन उतनी समझ नहीं थी। इस बात में जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था। देखिए अब समझाते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहली बात तो गैलीलियो ने ही ये लॉ दे दिया था, लेकिन गैलीलियो फिर खत्म हो गए थे, और जिस ईयर में गैलीलियो की डेथ होती है उसी ईयर में न्यूटन का जन्म होता है। और फिर न्यूटन ने फिर से इन चीज़ों पे काम किया, और न्यूटन ने फिर इनको लॉ के फॉर्म में, मतलब इसको लॉ के फॉर्म में पब्लिक के सामने रखा। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, मोशन शब्द से मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। फिर से बोलता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ये जो मेरी बात है एक्चुअली में क्या था कि जो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो एरिस्टोटल थे वो ये बोलते थे कि ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। एरिस्टोटल जो बोलते थे, और उस फोर्स की वैल्यू मैं आपको बताया था, मास इनटू वेलोसिटी। इतना फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए, ऐसा एरिस्टोटल कहते थे। जो बात गलत पाई गैलीलियो ने, और फिर गैलीलियो ने बोला कि नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, और उसे चलाए रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। उसको उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, जबकि एरिस्टोटल कहते थे फोर्स की आवश्यकता है। ये डिफरेंस है। तो फिर गैलीलियो ने और क्या बोला, तो एक तो ये बोला कि भाई उसी डायरेक्शन में उस वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके मोशन को बदलना चाहते हैं, अगर हम उसकी वेलोसिटी के वैल्यू को बदलना चाहते हैं, या फिर हम उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, इसका मतलब हम अगर उसकी मोशन में चेंज चाहते हैं तो हमें फोर्स की जरूरत है। इसका मतलब एरिस्टोटल क्या बोलते थे कि मोशन को बनाए रखने के लिए, मोशन में उस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। जबकि गैलीलियो ने क्या बोला कि नहीं, मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। यह गैलीलियो का स्टेटमेंट था, जिसको बोलते हैं लॉ। अच्छा, अब इसमें ये इनर्शिया शब्द कहां से आता है?
अब इनर्शिया शब्द ऐसे आता है तो अब ऐसे बोलते हैं पब्लिक कि अगर उसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रही थी और जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो उसी ही डायरेक्शन में उसी ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। पब्लिक पूछती है क्यों? तो उसका आंसर दिया गैलीलियो ने कि ऑब्जेक्ट के पास एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो है इनर्शिया। ठीक, और जो इनर्शिया है वो मोशन में चेंज को अपोज करता है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो मोशन को चेंज होने नहीं देगा, अगर कोई फोर्स होगा तो मोशन में चेंज को वो अपोज करेगा। अगर वो कंप्लीटली अपोज कर पाया तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाया, कंप्लीटली अपोज नहीं कर पाया तो थोड़ा बहुत चेंज फिर होगा। तो क्या बोला गैलीलियो ने कि मोशन को उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसके मोशन को बदलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, और वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से अपने इनर्शिया के कारण चलती रहती है। ठीक है, मतलब इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मोशन को चेंज नहीं होने देती। ठीक है, अब इनर्शिया जो ये शब्द है, ये इनर्शिया शब्द एक बहुत फिलॉसफिकल टर्म है। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती। जैसे चीनी 5 किलो 10 किलो 100 किलो, तो चीनी का एक क्वांटिटेटिव वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इनर्शिया, जैसे एनर्जी, वर्क कितना, 5 जूल 10 जूल 50 जूल, तो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इनर्शिया जैसे शब्द को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? ओके, ठीक है, तो इनर्शिया मतलब एक फिलॉसफिकल टर्म है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इस तरह से हम बातें करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये स्टेटमेंट है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं नोट शेयर करूंगा। फर्स्ट लॉ यहां पे हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इफ एफ नेट इज 0 मोशन विल नॉट चेंज, मोशन विल नॉट चेंज, या फिर दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन। मतलब फोर्स की जरूरत जो होती है वो मोशन को चेंज करने की जरूरत होती है। फोर्स की जरूरत कब चाहिए? जब आपको मोशन चेंज करनी है। अगर आपको मोशन चेंज नहीं करनी, मतलब आपको वही मोशन बनाए रखनी है जो उसकी है, तो आपको फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फोर्स की जरूरत कब होगी? जब आपको मोशन चेंज करनी है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये बात गैलीलियो बोल के खत्म हो जाते हैं, फिर न्यूटन इसी बात को एनालाइज करके अपने फर्स्ट लॉ के रूप में दुनिया के सामने रख देते हैं। ठीक, अब आता है सेकेंड लॉ। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि जब एफ नेट 0 है तो उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको अगर मैं डेली लाइफ में रिलेट करूं तो इसका मतलब जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप खर्चा नहीं करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो कहां से खर्चा करोगे? तो जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप खर्चा नहीं करेंगे, या फिर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो एक अपना आप सादा जीवन जिएंगे, बहुत ज्यादा फालतू खर्च आप नहीं करेंगे अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। अब दूसरी बात है कि मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा अगर आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा खर्च करें। वॉरेन बफेट इसका आंसर, इसका एक एग्जाम्पल है। वो आदमी आज भी अपनी सादा जिंदगी जीते हैं। ठीक, तो इसका ये, अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत उड़ाएंगे। हो सकता है पैसा आने के बाद भी, हो सकता है पैसा आने के बाद भी आप अपना सादा सिंपल जीवन ही जिए जैसे आप तब जीते जब आपके पास लिमिटेड पैसा होता। ठीक है ना? अब हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट की। ये तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया। अब एक बात होनी है ऑब्जेक्ट की, भाई कि भाई ऑब्जेक्ट के पास जब कोई नेट फोर्स नहीं होता, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई नेट फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को चेंज नहीं करती, या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज नहीं होता। कब? जब नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन मान लो नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो है। नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो है, मतलब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा आ गया, मतलब फोर्स 0 नहीं है, नॉन जीरो है। तो उसका मोशन अब कैसे चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा तो फिर कैसे चेंज होगा?
अगर बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आदमी खर्चा करेगा, तो किस तरह से खर्चा करेगा। ठीक, तो अब हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट के बारे में कि अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स नॉन जीरो है तो उसका मोशन कैसे बदलेगा, यह बताइए। मतलब किस तरह से बदलेगा, किस तरह से उसमें चेंजेस आएंगे, वो पैटर्न बताइए चेंजेस का। तो यह बता के दिया न्यूटन सेकंड लॉ ने। तो न्यूटन सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ यह बताता है कि मोशन किस तरह से चेंज होगी, कब? जब उसमें नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जब नेट फोर्स जीरो है तो मोशन चेंज होगा ही नहीं। दूसरा है कि जब नेट फोर्स नॉन जीरो है तो मोशन कैसे चेंज होगा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन ने जो अपना बुक था प्रिंसिपिया, उसमें जो लिखा था उसमें उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखी थी, उसने सीधा लैंग्वेज में लिखा था कि एफ नेट। न्यूटन सेकंड लॉ में हेडिंग डाल देता हूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ, कि जब नेट फोर्स नॉन जीरो है तो मोशन चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ हमें बता के देता है। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ ने, जो न्यूटन ने अपनी बुक में लिखा था, उसने लिखा था कि जो एफ नेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड मोमेंटम। मैं यहां लिखता हूं पी वेक्टर, दिस इज मोमेंटम, आप सब जानते हैं इस चीज को, एंड दिस इज m इंटू वी वैक्टर। ठीक, तो एफ नेट वैक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? dp अपॉन dt के, और फिर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता किया गया तो वो आया 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ नेट वैक्टर इक्वल टू dp वैक्टर अपॉन dt। ये किसके लिए? फॉर वन पार्टिकल, फॉर वन पार्टिकल, कि एक पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वो उस पार्टिकल के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इसका मोशन किस तरह से बदलेगा, ये वो इक्वेशन है जो ये गवर्न करेगी कि उसका मोशन किस तरह से चेंज होगा। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ के बारे में बात की और सेकंड लॉ के बारे में बात की कि सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। और ये वाली जो चीज है ना P, इसको मैं अगर m इंटू वी लिखूं और हमारे पार्टिकल का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एफ नेट वेक्टर हो जाएगा m इंटू मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dv वेक्टर अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो वेरी फेमस इक्वेशन एफ नेट इज m वेक्टर, और इस इक्वेशन का हम यूज भी करेंगे। तो आगे कल वाली जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उस नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बोलूंगा, और फिर मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको बाकी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटा पढ़िए, समझिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।